हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और कोई क्वेश्चन रटने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षारीय है। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा में किया जाता है। दोस्तों लवणीय मृदा का पीएच मान जो होता है वो 7.5 से 8 तक होता है। लवणीय मृदा का पीएच मान, ठीक है ना, पीएच वैल्यू। और क्षारीय मृदा का पीएच वैल्यू कितना होता है? क्षारीय मृदा का पीएच वैल्यू होता है 8 से अधिक, ठीक है ना, 8 से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6। अगर पृथ्वी का 6 है तो चंद्रमा का कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पुतनिक। स्पुतनिक 1 जो है वो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है जो कक्षा में भेजा गया था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो मेजर यूरी गागरिन ये कहाँ के थे, तो ये रूस के थे, ठीक है ना। ये विश्व का प्रथम ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है ना, विश्व का प्रथम। अगर भारत का प्रथम की बात किया जाए तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है वो राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा है। दोस्तों महिला के बारे में बात करते हैं कि विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वो भी रूस की ही थी। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो कल्पना चावला, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की धुरी जो है वो झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका अक्ष जो है इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है, विषुवतीय व्यास, ठीक है। अगर ध्रुवीय व्यास पूछा जाए आपसे तो 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र ग्रह के समान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज की। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य खनिज भूमि से न प्राप्त करके भोजन से प्राप्त करता है। मनुष्य जो है वो खनिज भूमि से न प्राप्त करके भोजन से प्राप्त करता है, ठीक है। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बढ़ने के लिए आवश्यक है। लोहा यानी आयरन, लोहा बोले तो आयरन, ठीक है ना। लोहा यानी आयरन जो है वो लाल रुधिर यानी RBC, लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। नीचे भी है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
पीग लोहा, ऑप्शन नंबर सी पीग लोहा। लोहा एक संक्रमण धातु है, ये आपको ध्यान रखना है, लोहा जो है एक संक्रमण धातु है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, लोहे के निष्कर्षण में वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, अयस्क से किया जाता है इसका निष्कर्षण, ठीक है। और मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, नैनो तकनीक एक तकनीक है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघुकरण से। नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है लघुकरण से। नैनो तकनीक अत्यंत सूक्ष्म अणुओं के अध्ययन का विज्ञान है। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नैनो तकनीक क्या है, तो नैनो तकनीक अत्यंत सूक्ष्म अणुओं के अध्ययन का विज्ञान है, ठीक है। नैनो तकनीक का प्रयोग भौतिकी, रसायन व जैव चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। नैनो तकनीक का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो भौतिकी, रसायन व जैव चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। रोगों से बचाव, निदान व इलाज में इसका प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। नैनो तकनीक का भी प्रयोग रोगों से बचाव, निदान व इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS, डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग और एस से सिस्टम, ठीक है। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल कहा जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवालों के अध्ययन को। शैवाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। शैवाल की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है। मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है। मृग मरीचिका का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। जल में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। कांच में आई दरारें चमकती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। हीरा अत्यधिक चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके बारे में अभी मैं बता दिया, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खोज और वैज्ञानिक के बारे में, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड ही हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, इधर खोज लिख देते हैं और इधर वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन थोड़ा छोटा है, अगर कुछ ना भी लिखे तो मैं बोल दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किए थे। कौन किया था? माइकल फैराडे ने किया था। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किए थे? तो मैक्स प्लांक ने किए थे, मैक्स प्लांक, ठीक है, मैक्स प्लांक। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किसने किए थे? तो ओम का नाम सुने होंगे आप। विद्युत प्रतिरोध के नियम का खोज ओम ने किए थे, ठीक है। विद्युत आकर्षण के नियम का खोज कूलम्ब ने किए थे। विद्युत आकर्षण के नियम का खोज कूलम्ब ने किए थे। स्क्रीन छोटा है इसलिए इसको नहीं लिख पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि की तीक्ष्णता बोले तो श्रिलनेस किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। आवृत्ति का
एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट जो होता है, जिसको HZ से सूचित किया जाता है, इसको फुल नेम ऐसे लिखा जाता है हर्ट्ज, ठीक है ना। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट जो होता है, ध्वनि की तीक्ष्णता यानी श्रिलनेस किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण जो है तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके मन में कई बार आया होगा, जानते भी होंगे इसका जवाब शायद, या शायद नहीं भी जानते होंगे। बच्चों और स्त्रियों की आवाज़ जो होता है वो पतला किस कारण से होता है, तो तारत्व अधिक होने के कारण बच्चों और स्त्रियों का आवाज़ जो है वो पतला हो जाता है, और पुरुषों की आवाज़ जो होता है वो मोटा क्यों होता है, तो तारत्व कम होने के कारण पुरुषों का आवाज़ जो है वो मोटा होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पूछ दे या फिर आपके मन में सवाल आ रहा हो, कभी आया हो, तो इसका जवाब आपको आज करेक्ट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, डेसिबल इकाई है, डेसिबल इकाई है, तो इसका सही आंसर ध्वनि तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल किसका इकाई है, तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का संवहन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का संवहन। लोहा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लोहा यानी आयरन में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। यह उत्तक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। द्रव की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, द्रव की बूंदें जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है। इसका पृष्ठ तनाव को टी से सूचित किया जाता है, इसका फार्मूला भी कल बताए थे, F/L होता है। F जो है ये फोर्स है और L जो है ये लंबाई है। फोर्स का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए इसका मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राथमिक रंग जो है, प्राइमरी कलर जो है वो कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला जो है ये प्राथमिक रंग है। पीला, मैजेंटा, सियान द्वितीयक रंग कहलाता है। पीला, आप ध्यान रख लीजिएगा, पीला, मैजेंटा और सियान जो है ये द्वितीयक रंग कहलाता है, ठीक है। जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है वो पूरक रंग कहलाता है। जिन दो रंगों को मिलाकर श्वेत रंग प्राप्त होता है उसको पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, ठीक है। प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम अणुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। पोटेशियम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम अणुचुंबकीय पदार्थ है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्मोस्टेट का कार्य है किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द क्लोनिंग संबंधित है। शब्द क्लोनिंग संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुवांशिक से संबंधित है। क्लोन्स नाभिक स्थानांतरण तकनीकी द्वारा केंद्रक रहित डिंब में क्रोमोसोम प्रविष्ट कराकर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। विश्व का प्रथम क्लोन डॉलीवेर है। विश्व का प्रथम क्लोन डॉलीवेर है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किस प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है। इस गुण का कारण जो है बहुत उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है।
इस गुण का कारण क्या है? तो उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व इसका कारण है। ठीक है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने किया था? तो चंद्रशेखर ने किया था। चंद्रशेखर। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने किया था? तो चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल में सूर्य की सभी किरणें अवशोषित हो जाती है। ब्लैक होल में सूर्य की सभी किरणें अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातुएं होता है। बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है, 18 भाग सोना 6 भाग अन्य धातुएं होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंसुलिन नामक हार्मोन है। इंसुलिन नामक हार्मोन है पेप्टाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेप्टाइड जो है इंसुलिन नामक हार्मोन है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इंसुलिन जो है वो रक्त यानी खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद अस्थि। मानव शरीर के बृहद अस्थि अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। जो क्वेश्चन आपके लिए है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? ऑप्शन ए में है प्लूटो, ऑप्शन बी में है वरुण, ऑप्शन सी में है शुक्र और ऑप्शन डी में है पृथ्वी। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।